नमस्कार साथियों, नवनीत पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की हमारी जो क्लास है वो टेक्सटाइल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्त्र बुनाई के ऊपर है। देखिए, आप कोई भी होम साइंस का एग्जाम दे, इस टॉपिक से सवाल पूछे ही जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम बुनाई को बिल्कुल जीरो से यानी कि बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक समझने वाले हैं और उन सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अच्छा, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपके सामने ये 3 सवाल रख रहा हूं। जरा 1 मिनट सोचिए कि आप जो डेनिम की जीन्स पहनते हैं उसमें कौन सी बुनाई होती है, या फिर वो ऐसी कौन सी खास बुनाई है जिससे कपड़ा सबसे ज्यादा चमकदार मतलब लश्चरस बनता है। और हम सब जो मच्छरदानी इस्तेमाल करते हैं वो भला किस बुनाई का एक उदाहरण हो सकती है। अगर आपको इनके जवाब अभी नहीं मालूम तो कोई चिंता की बात नहीं है। इन सभी सवालों के जवाब और इनसे जुड़ी हर जरूरी जानकारी आपको इसी क्लास में आगे मिलेगी, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। तो ये है हमारी आज की क्लास का एजेंडा, यानी कि हमारा रोड मैप। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि वस्त्र निर्माण यानी कपड़ा बनता कैसे है। फिर हम बुनाई के मूल सिद्धांतों पर आएंगे जो इस पूरे चैप्टर की नींव है। इसके बाद हम एक एक करके जो बेसिक वीव्स हैं, प्लेन, ट्विल और सैटिन, उन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। फिर कुछ सजावटी बुनाइयों को समझेंगे और सबसे आखिर में परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उनका एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है वस्त्र निर्माण एक परिचय। देखिए, इससे पहले कि हम सीधे बुनाई के प्रकारों पर कूदें, ये समझना बहुत जरूरी है कि धागे से कपड़ा बनाने का प्रोसेस क्या है। हम जानते हैं कि सबसे पहले रेशा यानी फाइबर होता है, जैसे कि कपास। रेशे की कताई करके बनता है धागा और फिर उस धागे से वस्त्र का निर्माण होता है। अब धागे से कपड़ा बनाने के मुख्य तौर पर 3 तरीके होते हैं जिनके बारे में हम अगली स्लाइड में बात करने वाले हैं। तो ये वो 3 मुख्य प्रक्रियाएं हैं, वीविंग यानी बुनाई, निटिंग और ब्रीडिंग। चलिए संक्षेप में समझते हैं। वीविंग में धागों के 2 सेट होते हैं, एक लंबाई में और एक चौड़ाई में, जिन्हें आपस में गूंथा जाता है। आपकी कॉटन की शर्ट, कुर्ता, ये सब वीविंग से बनते हैं। दूसरी प्रक्रिया है निटिंग। आपने घर में स्वेटर बुनते हुए देखा होगा, उसमें एक ही धागे से फंदे या लूप्स बनाए जाते हैं और कपड़ा तैयार होता है। ऊनी स्वेटर निटिंग का सबसे अच्छा उदाहरण है। और तीसरी है ब्रीडिंग। जैसे बालों की चोटी गूंथते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही धागों को गूंथकर रस्सी या जूते के फीते जैसी चीजें बनाई जाती हैं। आज की हमारी क्लास का पूरा फोकस पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया यानी वीविंग या बुनाई पर ही रहेगा। अब एक बहुत ही जरूरी अंतर समझ लेते हैं जहां अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। वीविंग और निटिंग में आखिर फर्क क्या है? इस पर एग्जाम में सीधा सवाल बनता है। देखिए, वीविंग यानी बुनाई हमेशा एक मशीन पर होती है जिसे हम लून या करघा कहते हैं। इसमें 2 अलग-अलग धागों के सेट होते हैं, ताना और बाना, जिन्हें आपस में गूंथा जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं इंटरलेसिंग। इस शब्द को नोट कर लीजिएगा, इंटरलेसिंग। दूसरी तरफ निटिंग सलाई या क्रोशिया से होती है। इसमें एक ही धागे से फंदे बनाकर यानी लूप्स बनाकर कपड़ा बनता है और इस प्रक्रिया को कहते हैं इंटरलूपिंग। बस यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा अंतर है, इसे हमेशा याद रखना है। चलिए, अब हम अपने क्लास के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन पर आते हैं, बुनाई के मूल सिद्धांत। मैं आपको बता दूं कि ये इस पूरे चैप्टर की आत्मा है। यहाँ हम जो भी कॉन्सेप्ट्स और जो भी शब्द सीखेंगे वो आगे आने वाली सभी तरह की बुनाइयों को समझने का बेस बनेंगे। इसलिए इस हिस्से पर अपना पूरा ध्यान लगाइएगा। तो आखिर ये बुनाई है क्या? इसकी परिभाषा को समझते हैं। बुनाई एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धागों के 2 अलग-अलग सेट को समकोण पर यानी 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे के ऊपर नीचे से निकालकर गूंथा जाता है और उससे कपड़ा तैयार होता है। और जैसा कि हमने अभी बात की, इस प्रक्रिया को करने वाली मशीन को क्या कहते हैं? जी हां, उससे लूम या हिंदी में करघा कहा जाता है। अब बुनाई में जो धागों के 2 सेट इस्तेमाल होते हैं, उनके नाम और उनका काम समझना बहुत जरूरी है। पहला है वॉर्प, जिसे हिंदी में कहते हैं ताना। ये वो धागे हैं जो करघे पर लंबाई में बिल्कुल सीधे और कसकर लगे होते हैं। आप इन्हें अपनी कॉपी की सीधी लाइनों की तरह मान सकते हैं। दूसरा है वेफ्ट, जिसे कहते हैं बाना। ये वो धागा है जो ताने के धागों के बीच में से चौड़ाई में ऊपर नीचे होता हुआ गुजरता है। क्योंकि ये खाली जगह को भरता है, इसीलिए इसे फिलिंग यान या भराव का धागा भी कहते हैं। ये दोनों नाम ताना और बाना आपको हमेशा याद रखने हैं। अब एक बहुत ही जरूरी बात जो अक्सर एडवांस्ड लेवल के एग्जाम्स में पूछी जाती है। इस स्लाइड को आप अपनी नोटबुक में स्टार मार्क कर लीजिए।
बुनाई की जो टेक्निकल भाषा है उसमें ताने के हर एक धागे को एंड कहा जाता है और बाने के हर एक धागे को पिक कहा जाता है। तो अगर परीक्षा में एंड्स पर इंच या पिक्स पर इंच जैसा कोई शब्द आए तो आपको तुरंत समझ जाना है कि बात ताने और बाने के धागों की सघनता यानी डेंसिटी की हो रही है। इस बात को भूलिएगा मत। तो अब जब हम बुनाई के मूल सिद्धांत यानी ताना, बाना, एंड्स और पिक्स को समझ चुके हैं, तो चलिए अब बुनाई के प्रकारों पर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आधारभूत बुनाइयों की, और इसमें सबसे पहली और सबसे सरल बुनाई है प्लेन वीव या सादी बुनाई। ये बुनाई की दुनिया का आप कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक है, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है। सादी बुनाई, जैसा कि इसका नाम ही है, ये सबसे सरल और दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली बुनाई है। इसकी बनावट बहुत ही आसान है। इसमें बाने का धागा ताने के एक धागे के ऊपर से जाता है और फिर अगले धागे के नीचे से गुजरता है, फिर ऊपर फिर नीचे। बस यही क्रम एक ऊपर एक नीचे यानी 1 ओवर 1 अंडर पूरे कपड़े में दोहराया जाता है। आप इसे एक चेकरबोर्ड पैटर्न की तरह सोच सकते हैं, इसीलिए इसे 1x1 की बुनाई भी कहा जाता है। अब परीक्षा के हिसाब से सादी बुनाई की कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, इसे टैबी या टैपेट बुनाई भी कहते हैं। ये नाम एग्जाम में आते हैं, इन्हें याद रखिएगा। दूसरा, ये अपनी बनावट में सबसे मजबूत और टिकाऊ बुनाई होती है। क्यों? क्योंकि इसमें धागे सबसे ज्यादा बार एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, जिससे कपड़ा मजबूत बन जाता है। तीसरा, इसे बनाना बहुत सस्ता है, इसीलिए हमारे रोजमर्रा के कपड़े जैसे चादरें, रुमाल ज्यादातर इसी बुनाई से बनते हैं। चौथा, इस कपड़े का कोई सीधा या उल्टा नहीं होता, आप इसे दोनों तरफ से इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवां, इसकी सतह बिल्कुल फ्लैट होती है, इसलिए इस पर प्रिंटिंग या कोई और डिजाइन बनाना बहुत आसान हो जाता है। और छठा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, इस बुनाई को करने के लिए करघे पर कम से कम 2 हार्नेस की जरूरत होती है। ये संख्या एग्जाम में सीधे सीधे पूछी जाती है, इसे नोट कर लीजिए। अच्छा, सादी बुनाई में भी कुछ वेरिएशंस होते हैं जिनसे अलग अलग तरह के कपड़े बनते हैं। मुख्य रूप से 2 हैं, बास्केट वीव और रिब वीव। चलिए इस टेबल में देखते हैं। बास्केट वीव में एक एक धागे की जगह 2-2 या 4-4 धागों के ग्रुप को एक साथ बुना जाता है। इससे कपड़े पर एक चेक जैसा या चटाई जैसा पैटर्न बनता है। दूसरी है रिब वीव। इसमें ताने या बाने में से किसी एक धागे को मोटा रखा जाता है, जिससे कपड़े पर उभरी हुई धारियां या रिब्स बन जाती हैं। पॉप्लिन और ब्रॉडक्लॉथ का जो कपड़ा आता है वो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। प्लेन वीव को समझने के बाद अब हम अगली 2 आधारभूत बुनाइयों पर चलते हैं, ट्विल और सैटिन। ये दोनों बुनाइयां कपड़े पर एक बहुत ही खास और आसानी से पहचाने जाने वाला विजुअल इफेक्ट बनाती हैं। चलिए देखते हैं कैसे। ट्विल बुनाई की सबसे बड़ी पहचान है कपड़े की सतह पर दिखने वाली तिरछी समानांतर रेखाएं, जिन्हें हम डायगोनल लाइंस कहते हैं। ये बुनाई तब बनती है जब बाने का धागा एक ताने के धागे के ऊपर से और फिर 2 या 2 से अधिक ताने के धागों के नीचे से गुजरता है। जब यही पैटर्न एक एक धागा आगे बढ़कर दोहराया जाता है तो अपने आप ही ये डायगोनल लाइन बन जाती है। और ये जो तिरछी रेखा है, ये किस कोण पर बनती है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो परीक्षा में आता है। आमतौर पर यह कोण 45 डिग्री का होता है। वैसे तो इसकी रेंज 15 से 75 डिग्री तक हो सकती है, लेकिन जो सबसे कॉमन और बैलेंस्ड ट्विल बुनाई होती है वो 45 डिग्री के कोण पर ही बनती है। इस नंबर को आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब ट्विल बुनाई का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण क्या है? वो है डेनिम। जी हाँ, आपकी जो जीन्स हैं वो ट्विल बुनाई का ही एक बेहतरीन नमूना है। आप इस क्लास के बाद अपनी जीन्स को जरा ध्यान से देखिएगा, आपको उस पर हल्की हल्की तिरछी धारियां जरूर दिखेंगी। डेनिम के अलावा ड्रिल और गैबर्डीन जैसे जो मजबूत कपड़े होते हैं वो भी इसी बुनाई से बनाए जाते हैं। हमारी तीसरी आधारभूत बुनाई है सैटिन वीव। इस बुनाई से एक बहुत ही चमकदार, चिकना और खूबसूरत फॉल वाला कपड़ा बनता है। अब सवाल यह है कि इसकी चमक का राज क्या है? इसका राज है लंबे फ्लोट्स। अब ये फ्लोट क्या होता है, इसे ध्यान से समझिए। फ्लोट का मतलब है जब एक धागा, चाहे ताना हो या बाना, 4 या उससे भी ज्यादा विरोधी धागों के ऊपर से तैरता हुआ या उन्हें लांघता हुआ जाता है बिना नीचे गए। जब धागे इतनी लंबी दूरी तक सतह पर रहते हैं तो उन पर लाइट ज्यादा पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट होती है और कपड़ा चमकदार दिखता है। यहां पर एक और कंफ्यूजन होता है जिसे क्लियर करना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। सैटिन और सैटिन में क्या अंतर है? ध्यान से सुनिएगा।
अगर कपड़े में लंबे फ्लोट्स ताने के धागों यानी वॉर्प से बन रहे हैं, यानी कपड़े की सतह पर ज्यादातर ताने के धागे दिख रहे हैं, तो उसे सैटिन कहते हैं। ये वॉर्प फेस्ड होता है। ये ज्यादातर रेशम जैसे फिलामेंट फाइबर से बनता है और ज्यादा चमकदार होता है। लेकिन अगर फ्लोट्स बाने के धागों यानी वेफ्ट से बन रहे हैं, तो उसे सैटिन कहते हैं। ये वेफ्ट फेस्ड होता है। यह आमतौर पर कपास जैसे स्टेपल फाइबर से बनता है और यह सैटिन से कम चमकदार लेकिन ज्यादा मुलायम होता है। आधारभूत बुनाइयों को समझने के बाद अब हम बुनाई की दूसरी बड़ी कैटेगरी पर आते हैं, सजावटी बुनाइयां। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इन बुनाइयों का मकसद सिर्फ कपड़ा बनाना नहीं, बल्कि कपड़े की बुनावट में ही सीधे पैटर्न या डिजाइन बनाना होता है। पहली सजावटी बुनाई है डॉबी वीव। इस बुनाई का इस्तेमाल कपड़े पर छोटे छोटे दोहराए जाने वाले ज्यामितीय पैटर्न जैसे कि डॉट्स, डायमंड्स या छोटे फूल बनाने के लिए किया जाता है। ये बुनाई एक खास करघे पर होती है जिसे डॉबी लूम कहते हैं। इस लूम की खासियत यह है कि यह 32 हार्नेस तक को कंट्रोल कर सकता है। याद कीजिए, प्लेन वीव में कितने हार्नेस थे? सिर्फ 2। तो आप समझ सकते हैं कि 32 हार्नेस से कितने ज्यादा जटिल छोटे छोटे डिजाइन बनाना संभव हो जाता है। अब हम बात करेंगे उस बुनाई की जिसे सबसे जटिल बुनाई का दर्जा दिया गया है। एक ऐसी बुनाई जिसने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्रांति ला दी और जिससे कपड़े पर बड़े और मनचाहे डिजाइन बनाना मुमकिन हो सका। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कौन सी बुनाई है? यह है जैक्वार्ड वीव। इसका आविष्कार 1801 में फ्रांस के जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने किया था। उन्होंने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जिसे जैक्वार्ड लूम कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यह सैकड़ों ताने के धागों को व्यक्तिगत रूप से यानी एक एक धागे को अलग अलग कंट्रोल कर सकता था। इसका नतीजा यह हुआ कि अब कपड़े पर बड़े, जटिल और विस्तृत पैटर्न जैसे कि बनारसी साड़ियों पर बने बड़े बड़े फूल या ब्रोकेड और टैपेस्ट्री जैसे डिजाइन सीधे बुनाई के दौरान ही बनाए जा सकते थे। ये बुनाई की सबसे एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स तकनीक मानी जाती है। हमारी अगली और आखिरी सजावटी बुनाई है लिनो वीव, जिसे गॉज वीव के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बहुत ही अनोखी बुनाई है। इसमें ताने के 2 धागे आपस में ऐंठते हैं यानी ट्विस्ट होते हैं और हर ट्विस्ट के बीच में से बाने का एक धागा गुजरता है। आप इमेजिन कीजिए कि 2 धागे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं और जहां वो क्रॉस करते हैं उस खाली जगह से बाने का धागा निकल रहा है। इस ट्विस्टिंग एक्शन की वजह से धागे अपनी जगह पर लॉक हो जाते हैं। लिनो वीव के बारे में ये मुख्य बातें याद रखिए। इनसे सवाल बनते हैं। पहला, धागों को ऐंठने की वजह से ये एक जालीदार और खुला हुआ कपड़ा बनाता है, लेकिन फिर भी ये बहुत स्थिर होता है। क्यों? क्योंकि ट्विस्ट होने के कारण इसके धागे आसानी से अपनी जगह से खिसकते नहीं हैं। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण कौन सा है? जी हाँ, मच्छरदानी। मच्छरदानी में जाली होती है लेकिन उसके धागे खिसकते नहीं हैं। वो लिनो वीव का ही एक उदाहरण है। इसके अलावा जो जालीदार पर्दे होते हैं या फलों सब्जियों को रखने वाले कुछ जालीदार बैग, वो भी इसी बुनाई से बनाए जाते हैं। चलिए, अब हम अपनी क्लास के अंतिम सेक्शन पर आ गए हैं। यहाँ हम उन सभी बुनाइयों का एक तेजी से रिवीजन करेंगे जो हमने आज सीखी हैं। ये आपकी परीक्षा के लिए एक तरह से चीट शीट है, तो मेरे साथ साथ सभी पॉइंट्स को दोहराइएगा और ध्यान से सुनिएगा। आइए इस टेबल को देखते हैं। सबसे पहले प्लेन वीव। इसकी पहचान क्या थी? 1 by 1 का चेकरबोर्ड पैटर्न। और परीक्षा के लिए कीवर्ड्स क्या हैं? सबसे मजबूत और 2 हार्नेस। फिर है ट्विल वीव। इसकी पहचान? तिरछी रेखाएं, उदाहरण डेनिम, और कीवर्ड 45 डिग्री का कोण। तीसरा सैटिन वीव। पहचान है अत्यधिक चमक, और इसका कारण क्या है? कीवर्ड है लंबे फ्लोट्स। डॉबी वीव की पहचान है छोटे ज्यामितीय पैटर्न। जैक्वार्ड वीव बड़े और सबसे जटिल पैटर्न बनाती है। और अंत में लिनो वीव, जिसकी पहचान है खुली जाली, और इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है मच्छरदानी। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। हमने बुनाई के सभी महत्वपूर्ण प्रकारों को उनके उदाहरणों और परीक्षा के लिए जरूरी बिंदुओं के साथ विस्तार से समझा है। मुझे उम्मीद है कि अब आपके लिए बुनाई का यह विषय बिल्कुल साफ हो गया होगा। और अब मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अब जब आप अगली बार कोई कपड़ा देखेंगे तो क्या आप उसे देखकर उसकी बुनाई पहचान पाएंगे? कोशिश जरूर कीजिएगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट और भी मजबूत होगा। धन्यवाद और आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।